अरुण को याद करने के लिए यहाँ सारे लोग जो परिवारजन हैं, और ये परिवार किसी भी मैं समझता हूँ कोई लेखक है, कोई संस्कृति कर्मी है, या कोई ऐसा आदमी जो अपने साथ अपने बाद भी अपने एक समाज को लेके चलता रहा है, उसको याद करने के लिए जो लोग यहाँ एकत्र हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। योगेंद्र चौबे मेरे साथ खैरागढ़ से आए हैं, सुयोग पाठक इन दिनों रायपुर में मेरे साथ आए हैं। दरअसल अरुण और मेरा परिचय उस तरह से एक स्कूल महाकौशल में, जब मैं जबलपुर में 75 में आया तो एक महाकौशल स्कूल में मैं था, तो कुछ लोगों ने कहा कि कोई एक लड़का है, देखो वो एक अलग तरह की वेशभूषा में आया हुआ है, और जाके जब हमने देखे तो वो अरुण पांडे था। धीरे धीरे बाद में परिचय हुआ और मैं जबलपुर छोड़ के रायपुर चला गया, फिर नौकरी में बहुत जगह मैंने नौकरी की, फिर जबलपुर आया और इसी बिल्डिंग में ऊपर मैं डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन में भी था। पर अरुण और मेरे में एक चीज़ कॉमन थी, वो थे हरिशंकर परसाई। दरअसल परसाई जी के साथ में जो कुछ इस तरह से संबंध बने, और मैं उन पे पीएचडी कर रहा था और परसाई जी के पास में लगातार जा रहा था। पर यह हुआ कि जब परसाई को धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन पे कोई सतही काम करूं, और वो पीएचडी जो थी वो कई साल तक रही, जबकि परसाई जी के माध्यम से मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिला, बहुत सारी किताबें मिली, पर मैं वो नहीं कर पाया। पर वो नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि मैंने परसाई पे पीएचडी नहीं की, पर परसाई को से उऋण होने के लिए मैं आज तक, जैसे अरुण ने निठल्ले की डायरी की, उसी तरह का काम मैं लगातार परसाई को लेकर करता रहा। तो मुझे लगता है कि अरुण और मेरा स्कूल एक था। हम भला ही अलग अलग जगह रहते थे, जो काम अरुण यहाँ कर रहे थे मैं घूम घूम कर, फिर जब मैं रायपुर में चला गया तो वो काम मैं कर रहा था, और हम दोनों का एक प्रकार से एक ऐसी रिलेशनशिप थी। इसमें मीनू यहाँ बैठी हैं, वो मेरी कॉलेज में सीनियर थी। तब हमको ये नहीं पता था कि ये भविष्य में मतलब एक और तरह की रिश्तेदारी या एक दोस्ती होगी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और बाद में वो अरुण की अर्धांगिनी बनी, ये भी एक संयोग था। बहरहाल मुझे लगता है कि मैं जब ये बात करता हूँ अरुण की, या तो मैं बार बार समझता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि मैंने ये अभी कल परसों जब अरुण का निधन हुआ तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि राजा निर्वंशिया हो सकता है पर एक जननायक नहीं होता। हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, जो बहुत ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, पर उनके पीछे चार लोग नहीं आते। पर क्या वजह है कि आज अरुण को याद करने के लिए हम अपने तमाम काम छोड़ के, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, यदि आप ये सोशल मीडिया का दौर है और आप देखते हैं कि अरुण को लेकर इतनी सारी चीज़ें लिखी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना, कई बार देखना, बहुत सारे लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है कि अरुण पांडे क्या थे। हर कलाकार थे भाई, मनुष्य थे, बहुत सारी कमियां हम में भी हैं, हर आदमी में हैं, पर अरुण कर क्या रहे थे, उनके पीछे आज इतने लोग क्यों हैं? तो मुझे लगता है कि वो कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं कर रहे थे। अरुण एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे थे। जिन नाटकों की यहाँ बात हो रही है, उन नाटकों के जरिए मैं चौधरी ने आज एक आर्टिकल लिखा है, मुझे लगा कि बहुत बारीक बात है कि ईश्वरी के जरिए बुंदेलखंडी को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश हो, या निठल्ले की डायरी के जरिए हमारे समाज में जो कुछ घट रहा था। परसाई जी के लिए अरुण का एक संस्मरण है कि वो परसाई जी से कहते हैं, मैंने भी कहा था कि आप नाटक क्यों नहीं लिखते हैं, और परसाई जी के ही ऐसे मुझे लगता है रचनाकार दिखते हैं पूरे देश में जिन्होंने नाटक तो उस तरह नहीं लिखे, पर उनकी रचनाओं पे सर्वाधिक नाटक होते हैं, क्योंकि वो इस तरह की विसंगतियों की बात करते हैं कि हम देखते हैं कि 50 साल बाद भी वो जहाँ के तहाँ खड़ी दिखती है या उससे भी खतरनाक स्थिति में दिखती है। जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ, जिस धर्मांतता के खिलाफ लगातार परसाई बात कर रहे थे, वो आज हमारे समय का इतना बड़ा सच होगा ये हम नहीं सोच सकते थे। पर मुझे लगता है कि कहीं अरुण उसको देख रहे थे, कहीं मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे थे कि जब धर्म को धंधे से जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं। ये परसाई ने हमको बहुत पहले बता दिया था, रामदेव बहुत बाद में आए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने, हमारा स्कूल एक था, हमारा कहना चाहिए कि हमारा कुनबा एक था, और हमारा डीएनए एक है, क्योंकि हम उसी तरह से चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम
कला संस्कृति साहित्य से जुड़े। अरुण रायपुर आए, एक घटना मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और भास्कर के एडिटर हुए। रायपुर में विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल फैमिली, जो शुक्ल फैमिली है, उनका बहुत दबदबा था, और किसी अखबार वाले को, वैसे भी आज के तारीख में अखबार और डिग्रेड हुए, मीडिया डिग्रेड हुआ है और वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, पर तब कुछ रीड वाले लोग भी होते थे। तब अखबार में तब भी कोई शुक्ल बंधुओं के खिलाफ लिखने की बात नहीं करता। अरुण ने एक हेडिंग लगाई भास्कर में कि बोफोर्स ने किया शुक्ला का मुंह काला। बोफोर्स की दलाली, कोयले की दलाली से हुआ विद्याचरण शुक्ला का मुंह काला। ये रायपुर की पत्रकारिता के इतिहास में लोगों ने, जिसने ये हेडिंग पढ़ी वो चौंक गया कि कौन आदमी इतना दुस्साहस कर सकता है कि इस तरह की हेडिंग भास्कर में लगा रहा है। ये अरुण बहुत सारे प्रयोग करते थे, पर चूंकि वो रंगकर्मी थे तो वो भास्कर में नौकरी करते भी कहते थे, यार कुछ वहां के हमारे इप्टा के जितने साथी थे उनसे वो बार बार कहते थे कि नाटक डायरेक्ट करते हैं, कोई नाटक तैयार करो, क्योंकि उनको बुनियादी रूप से उनका मन नाटक में लगता था और वो चाहते थे कि वो नाटक हो और नाटक यहाँ पे लोग करें। अरुण के बारे में जिस तरह बात है, अरुण ने टीवी में भी काम किया, पर अरुण का मूल स्वभाव जो था वो थिएटर का था। वो परसाई स्कूल के विद्यार्थी थे, तो वो नौकरी तो कुछ कर सकते थे, पर बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, मैं फुल टाइम थिएटर ही करूँगा, और उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि बहुत बार हमने रायपुर में अरुण को बुलाया और लगातार बुलाते रहे। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि हम रायपुर में लगातार बहुत सारे फेस्टिवल करते हैं। हमारा एक मुक्तिबोध ड्रामा फेस्टिवल होता है जिसमें अरुण और उनकी टीम कई बार आई है। इस बार का ड्रामा फेस्टिवल जो है वो हमारा मुक्तिबोध के जन्मदिन पे होगा। तो उस ड्रामा फेस्टिवल में हम इस बार जो है वो हमारे अपने मित्र अरुण के नाम से वो ड्रामा हम इस बार को उसको समर्पित करेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ हैं, हम जो कर सकते हैं, मैं बार बार मुझे लगता है कि मैं स्मृतियों में जाता हूँ और उनकी पूरी यात्रा को अलग अलग तरीके से देखता हूँ, तो बहुत बार लोग छिटक के भी गए, अरुण भी कहीं से अलग होके आए। मैं खुद लंबे अरसे तक इप्टा में रहा, मैं उससे अलग नहीं हुआ, पर मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अगर बहुत अच्छा नाटक बुलाना है तो हो सकता है कि मेरे इप्टा के साथी उससे सहमत नहीं हो, मेरे PWA के साथी सहमत ना हो कि आप इस कहानीकार को क्यों बुला रहे हो, आप इस नाटक को क्यों कर रहे हो। पर मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई बेहतर नाटक हो रहा है, कोई बेहतर कहानी लिख रहा है, तो हमको इससे हटकर भी लोगों को बुलाना चाहिए। और मैंने बाद में 2012 में एक नई संस्था बनाई, जैसे विवेचना रंगमंडल अरुण ने बनाया विवेचना से हटके, पर वो विवेचना के साथियों की आवाजाही बनी रही। इसी तरह आज हमारे साथ इप्टा PWA के सब साथी हमारे साथ जुड़े, और हम लोग ये मानते हैं, आज जाके लोग ये समझने लगे हैं कि अब चाहे वो इप्टा हो, PWA हो, विवेचना रंगमंडल हो, विवेचना हो, अगर आपके उद्देश्य एक से हैं और इस समय सबको लामबंद होने की जरूरत है, तो जबलपुर में जिस तरह का थिएटर अरुण कर रहे थे और उनके जरिए लोग बम्बई तक गए, भोपाल गए, अलग अलग जगह गए, वो लोग अगर बेहतर कहीं पर भी, जैसे मुक्तिबोध के शब्दों में कहूँ कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को बेहतर चाहिए, तो जो लोग नाटक में जुड़े हैं और जो अरुण को याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि अरुण की विरासत को यदि हम नाटक के जरिए और लेखन के जरिए कुछ नया करते हैं तो ये विरासत बहुत आगे जाएगी। मैं आप लोगों के बीच में अरुण को याद करने आया था, मेरा मित्र था, और मैं जब 75 में जबलपुर आया तब से मेरा उससे परिचय था और आज तक है। और मैं समझता हूँ कि एक आदमी जो आपकी स्मृतियों में होता है, वो जब आप खुद जाते हैं तब वो आपके साथ जाता है, वरना वो आपकी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहता है। हमारे बीच इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाट्य विभाग के प्रभारी चौबे जी हैं, योगेश चौबे जी, वो आए और अपनी बात कहें। मैं तो उनका शिष्य था और आज जो कुछ हूँ और जो रंगमंच पर चलना मैंने सीखा वो दादा से मैंने सीखा। लगभग 95-96 की बात होगी, रायगढ़ में वर्कशॉप था और मैं रायपुर आया हुआ था एक परीक्षा की तैयारी के लिए। मैं BA फाइनल ईयर में था और उसके बाद में दादा रायगढ़ गए हुए थे और एक नाटक करा रहे थे वर्कशॉप में, दूर देश की कथा। मैं नहीं था उस नाटक में, मैं रायपुर आया हुआ था महीने 1.5 महीने के एक वर्कशॉप के लिए, मतलब परीक्षा की तैयारी के लिए। तो जो मेन अभिनेता थे, जो मुख्य रोल कर रहे थे, दीपक भैया हमारे बहुत सीनियर हैं,
उनका पैर टूट गया अचानक और लोगों ने कहा कि ये भूमिका जो है अब वो पिंटू कर सकता है। तो बोले पिंटू कब आएगा? तो खबर हुई मेरे को, तो मैं कहा मेरा परीक्षा है, वो परीक्षा के बाद मैं रायगढ़ पहुंचूंगा मैं। वो मेरी पहली मुलाकात थी दादा के साथ में। और उसके बाद फिर मैंने दूर देश की कथा में नाटक किया, लग्गू का रोल जो है मैं किया। और वो तब से लेके 95-96 से लेके लगातार फिर मैं बीए के बाद मैंने एलएलबी किया और संयोग से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो उस समय का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर ही हुआ करता था। और मैं ऐसे बहाने बना के जिनके साथ में प्रैक्टिस करता था उनको भी मालूम था कि मैं वकालत करता हूँ, वकालत के साथ में नाटक करता हूँ, तो उनको मालूम था कि ये ऐसे वक्त पे कुछ न कुछ अपना बनाएगा। और बहुत सारे केस लेके जब यहाँ पे नाट्य समारोह हुआ करता था तो मैं वहाँ से भागा चला आता था और 5 दिन 6 दिन में रहता था। कई बार तो मैं घर पे भी रहा। फिर मेरा सिलेक्शन होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और इस बीच में दादा के साथ में बहुत से पत्राचार हुए मेरे। मैं लगातार वो चिट्ठी लिखते थे, मैं चिट्ठी लिखता था, और जो भी मेरी जिज्ञासाएं हुआ करती थी उनको वो बहुत शांत करते थे। एक बार हम स्टेशन पे बैठे हुए थे, रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे, विवेचना की टीम को छोड़ने के लिए। वहाँ दादा ने एक बार कहा कि अगर कोई रायगढ़ में थिएटर कर रहा है तो उसे रायगढ़ में ही बने रहना चाहिए, उसे जबलपुर, दिल्ली या भोपाल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी खटकी कि हम क्यों नहीं दिल्ली भोपाल बन सकते हैं, हम क्यों रायगढ़ के रायगढ़ बन रहे हैं। और फिर मैंने ये चिट्ठी लिखी दादा को कि दादा आपने ऐसा क्यों कहा कि हम जो है वो केवल हम रायगढ़ में ही अटके रहे, या हम दिल्ली, जबलपुर या भोपाल बनने की हम कोशिश न करें। वो पूरा का पूरा चिट्ठी लिखा दादा ने। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास मैं संभाल के रखा हुआ हूँ। तब मुझे समझ में आया कि स्थानीयता क्या होती है, और हमें क्यों बार बार कहा जाता है कि आप स्थानीय बने रहिए, और स्थानीयता का बोध क्या होता है। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बातचीत होती रही, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जब मैं पास आउट हुआ तो भी मुझे उन्होंने याद दिलाया कि आप लास्ट तक पिंटू ही बोलते रहे मुझे, कभी उन्होंने योगेन चौबे नहीं बोला। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं उनके लिए पिंटू ही बना रहा, और आज तक मैं पिंटू ही हूँ उनके लिए। अभी प्रवीण से मेरी बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले। प्रवीण ने उनको याद दिलाया कि मैं योगेन भैया अभी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के लिए एक नाटक डायरेक्ट किए थे, तो उन्होंने कहा योगेन ने पिंटू ना, हाँ हाँ पिंटू। बोले हाँ पिंटू, तो बोले हाँ ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बार बार मुझे जो है वो याद दिलाते रहे कि तुम्हें थिएटर ही करना है और तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने वाला मैं छत्तीसगढ़ का पहला वो था। और अगर अविभाजित मध्य प्रदेश में भी देखें तो अशोक मिश्रा थे, और अशोक मिश्रा के एक लंबे गैप के बाद में मैं गया था। और अब जब मैं कहता हूँ, अब जब मुझे लगता है कि मेरे खैरागढ़ में होने का मतलब क्या है, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं वो पीछे दादा खड़े हुए थे, और वो जो बार बार कहते थे कि छोटे शहर में थिएटर करना ज़रूरी है, एक नई पौध खड़ी करनी ज़रूरी है, एक नई पीढ़ी तैयार करनी ज़रूरी है। और वो शायद कहीं चेतन और अवचेतन दोनों मन में मेरे दादा ने कहीं वो चीज़ों को छोड़ा है कि जो छोटा शहर होता है या छोटे शहर की जो चुनौतियां होती हैं, और वहाँ के जो रंगकर्म होता है, और वहाँ के बच्चों को जो आप, वहाँ के नए लोगों को जो आप लाइन दिखाते हैं, वो आपके लिए एक सबसे बड़ी जो है वो बात होती है। तो दादा शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन लगातार कम से कम मैं उन्हें अनुभूत करता हूँ शुरू से। हाँ, लेकिन बीच में जो, अभी तो खैर बीच में बातचीत बंद हो गई थी, बातचीत नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं लगातार जो उनसे बातचीत करता रहता था, उनसे जो सीखता रहता था, उनसे जो समझता रहता था चीज़ों से, उनसे लड़ता भी बहुत था। अभी पिछले 5-6 साल से थोड़ा 6-7 साल से थोड़ा लड़ना कम किया था उनसे, और किसी बात पे मेरी अक्सर उनसे टकराहट ज़रूर होती थी। तो ये सब चीज़ जो है मैं बहुत गहरे से अनुभव करता हूँ, और कहीं उन चीज़ों को महसूस भी करता हूँ कि शायद वो अपना न कर पाऊँ मैं। लेकिन
ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊँगा। धन्यवाद। अरुण ने अपने काम और अपने नाटकों के जरिए पूरे देश में देशव्यापी संपर्क बनाया और अपनी पहचान बनाई और बहुत सारे मित्र भी जुटाए। एक बहुत पुराने मित्र कमलेश सक्सेना होशंगाबाद से पधारे हैं। मैं उन्हें अपनी बात कहने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ। भाई कमलेश। अरुण भाई से मैं तकरीबन 84-85 से लगातार संपर्क में रहा। अभी 21 तारीख को 19 तारीख को अचानक संतोष का फ़ोन आता है और मैसेज आता है कि अरुण भाई की बहुत क्रिटिकल स्थिति, आ जाओ मिल लो। मैं 21 तारीख को 11 बजे के आसपास मैं उनसे मिलता हूँ और 3-4 घंटे उनके साथ रहने के बाद अचानक मैं वापस होशंगाबाद जाने की कोशिश करता हूँ और मुझे उनकी सूचना मिलती है कि वो नहीं रहे। दुख हुआ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं उनके संपर्क में रहा और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। माहेश्वर भाई की एक कविता की एक लाइन थी कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर जाता है। ये बात कभी कभी मेरे अंदर आ जाती थी और मैं अरुण भाई को याद करता था उस बात के लिए, क्योंकि अक्सर वो हम लोग तकरीबन 90 के आसपास एक गांव में 15 दिन के लिए वर्कशॉप में थे और गांव के लोगों के साथ ही हम लोगों ने नाटक तैयार करने की कोशिश की थी और किया भी था। लोक कथा 78 उन्हीं के साथ किया था। हिमांशु भाई भी वहाँ पर आए थे, बाबा सोलंकी वगैरह सब लोग थे। वहाँ अक्सर ये बात होती थी कि हम इनके साथ तो कर ही रहे हैं, हम बाल रंगमंच को लेकर क्यों ना सजग हों। और वो अक्सर बच्चों के काम के लिए मुझको प्रेरित करते थे। स्टेज क्राफ्ट के मार्फत हम साथ साथ काफ़ी काम किया। यहाँ भी मैं 2-3 नाटकों में स्टेज क्राफ्ट करने के साथ आया, लेकिन वो याद अभी भी बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो उनके साथ मेरे जो पुराने मतलब अनुभव रहे हैं वो बहुत ही ऐसे रहे कि अब मैं कैसे क्या बयां करूं। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं दिल में है, आत्मी है, याद उनकी काफ़ी आती है। शुक्रिया।